नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। बांग्लादेश में आपने देखा ही है, कुछ महीनों पहले वहां की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया था और वहां की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी वह भारत में शरण ली हुई है। वहां पर अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया है। अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया गया है, उसके क्या निहितार्थ है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियो सेशन में जाकर उसको आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाएगा। बहरहाल थोड़ी बहुत उस बांग्लादेश की परिपाटी और इस समय जो राजनीतिक उथल पुथल है उस पर हम बात करते हैं। उसकी पृष्ठभूमि को समझते हुए हम अपने इस पूरे वीडियो सेशन में यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो शेख हसीना का भारत में जो शरण है वह वैध है या अवैध है। बहरहाल वहां की जो सरकार बनी है उस सरकार के मुखिया ने अब मांग करने लगे हैं कि भारत इनके प्रत्यर्पण को सुनिश्चित कराए, अर्थात शेख हसीना को बांग्लादेश भेजे और उन पर वहां की सरकार जो उचित समझती है वो कार्रवाई करे। बहरहाल उनके बेटे ने कहा है, शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि स्थितियां वहां पर जैसे ही सामान्य होगी शेख हसीना अर्थात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री अपने देश में पुनः वापस चली जाएंगी। अटकलें लगाई जा रही थी कि भारत के बाद वह ब्रिटेन जाने वाली है, लेकिन ब्रिटेन वह नहीं जा सकी। वहां की स्थितियां अलग है। क्या स्थितियां हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे और इस पूरे मुद्दे पर हम समझेंगे कि जो प्रवासी हैं, जो शरणार्थी हैं, वह अगर भारत में रहते हैं तो उनको वैध माना जाता है या अवैध। तो वैसे ही जो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, जो भागकर वहां पर जो स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां गड़बड़ हो गई थी, बहुत ही भयावह हो गई थी, स्थितियां वहां पर कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। वहां पर अंतरिम सरकार का गठन कर लिया गया है। सरकार का गठन तो इसलिए ही किया गया है ताकि वहां पर जो वहां का विधान कहता है, वहां का संविधान कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आवे तो 3 महीने के अंदर, 3 महीने के भीतर वहां पर नए चुनाव होने चाहिए लोकतांत्रिक तरीके से और वहां पर एक नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। इसको ध्यानगत रखते हुए ताकि चुनाव हो, पारदर्शी हो और लोकतंत्रात्मक तरीके से, इसलिए वहां पर एक सरकार का गठन कर लिया गया है और वह सरकार बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव को अमली जामा पहनाने का काम करेगी। यह परिस्थितियां क्या होगी यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज हम अपने इस पूरे वीडियो सेशन में जानेंगे कि जो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अपदस्थ प्रधानमंत्री हैं, भारत में शरण ली हैं, तो क्या इससे उनकी जो शरण वाली स्थिति है, भारत में रुकने वाली स्थिति है, उसको वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा और इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या भविष्य में कोई असर पड़ने वाला है। आइए इन सभी मुद्दों को हम जानने से पहले इसके वीडियो सेशन के टाइटल को समझते हैं। शेख हसीना का भारत में शरण वैध या जो वीडियो सेशन है उसमें चर्चा के बिंदु में हम बात करेंगे कि खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, शरणार्थी किसे कहते हैं, भारत में स्थिति और कानून क्या कहते हैं, भारत की शरणार्थी नीति हमारी क्या कहती है और भारत ने शरणार्थी अभी समय पर क्यों नहीं किया हस्ताक्षर। इन सभी मुद्दों पर आइए बात करते हैं। तो हसीना का भारत आगमन, शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आ गई है। यूनाइटेड किंगडम जाने की योजना थी लेकिन कुछ तकनीकी बाधा आ गई है। ब्रिटेन के आव्रजन जो नियम है, ब्रिटेन के जो आव्रजन नियमों के अनुसार शरण के अनुरोधों पर तभी कार्रवाई की जा सकती है जब तक कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो। शरण कब लिया जा सकता है? जब तक कोई व्यक्ति ब्रिटेन में हो, तभी तक वहां पर आव्रजन की जो नीतियां हैं वह पालित होती है। भारत में शरणार्थियों पर आधिकारिक नीति की कमी के बावजूद उन्हें देश में रहने दिए जाने का फैसला किया गया है कि आ गई है, आप रहिए। भारत और बांग्लादेश का एक अपना अटूट संबंध है। 1971 के बाद से लगातार वह संबंध बनता हुआ चला जा रहा है और जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनका तो भारत के साथ एक विशेष ही संबंध था। कि शरणार्थियों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, जो भारत में शरणार्थी है उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। और सवाल फिर से उठने लगे हैं कि भारत में जो शेख हसीना आई हैं तो उनका शरण वैध है या अवैध है। शरणार्थी किसे कहा जाता है, आइए बात करते हैं। शरणार्थी जिसे अंग्रेजी में हम रिफ्यूजी कहते हैं। रिफ्यूजी अपने मूल देश से बाहर रहने को विवश होते हैं। उनके कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति अपने देश से, अपने घर से क्यों बाहर रहता है, कई कारण हो सकते हैं। वह कारण कौन कौन से हैं? तो मूल देश में उसका उत्पीड़न होता हो या उस देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति आ गई हो, संघर्ष की स्थिति आ गई हो, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था फैली हो, अव्यवस्था की वजह से जीवन जीना दुरूह हो गया हो, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता पर गंभीर खतरे का सामना किया जा रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही हो,
और शरणार्थी के रूप में चिन्हित होने के लिए सुपरिभाषित विशिष्ट आधार सुनिश्चित किए गए हैं। अब कोई व्यक्ति अपने मूल देश से अगर किसी देश में शरण लेता है तो उसे शरणार्थी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे रिफ्यूजी कहा जाता है। स्थितियां अलग अलग हो सकती है, कोई मूल देश से क्यों दूसरे देश में शरण लेगा, इसकी कई वजह हो सकती है। अगर उस देश में आंतरिक अशांति हो, वर्ग संघर्ष हो, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मंडरा रहा हो, ये तमाम परिस्थितियां हो सकती हैं। अब भारत में शरणार्थियों की स्थिति क्या है, आइए इस पर बात कर ले। स्थिति क्या है? स्वतंत्रता के बाद से अर्थात 15 अगस्त 1947 के बाद से भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है, जिनमें शामिल हैं हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो आजादी के बाद से ही भारत ने शरणार्थियों के विभिन्न समूहों को स्वीकार किया है और भारत में शरण दी है। 1947 का विभाजन हुआ, पाकिस्तान से भी शरणार्थी आए, 1959 में तिब्बत से भी शरणार्थी आए। वर्ष 1960 के दशक की जब शुरुआत हुई है तो वर्तमान बांग्लादेश से चकमा और हांजोम यह जो जाति थे, ये लोग भी शरणार्थी के रूप में भारत में आए और वर्ष 1965 और 71 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी भी भारत में आए। जब 1971 में मुक्ति संघर्ष चल रहा था, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ जिसका नाम बांग्लादेश हुआ और भारत ने उसकी संप्रभुता पर सर्वप्रथम मुहर लगाई। इसीलिए भारत और बांग्लादेश का अपना एक अटूट संबंध है, चाहे वह राजनीतिक संबंध हो, चाहे रोटी बेटी का संबंध हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का संबंध हो, चाहे सामाजिक परिदृश्य हो, चाहे राजनीतिक पटल पर हो, चाहे विश्व के मंच पर बांग्लादेश भारत का साथ देता आया है। यही वह कारण है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो उसमें भारत की जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनका महत्वपूर्ण योगदान था और बांग्लादेश आज तक उस योगदान को नहीं भुलाता है। तो यही कारण रहा है कि जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति आई तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने विश्व के किसी देश को चुना कि वह हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है, तो वह देश भारत था। भारत में उनके शरण को दे दिया गया है। बहरहाल इन पर अंगुलियां उठाई जा रही है विश्व के मंच पर। भारत विरोधी जो देश हैं, अर्थात भारत की नीतियों का जो विरोध करने वाले देश, उनके द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत को इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तिब्बत शरणार्थियों को भी भारत में शरण मिली है। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ था तो पाकिस्तान से भी कुछ शरणार्थी आए थे, भारत में स्थान लिए हैं, तो उनको शरण दिया गया है। तो वही कह रहा है कि वर्ष 1965 और 71 में अन्य बांग्लादेशी शरणार्थी भी आए और 1980 के दशक में श्रीलंकाई तमिल भी शरणार्थी के रूप में आए हैं और 2022 अभी आप देख रहे हैं रोहिंग्या शरणार्थी जो म्यांमार से आए थे और भारत में इन्होंने शरण ली है। तो भारत शरणार्थियों की स्थली है, भारत बुद्ध की स्थली है, भारत गांधी की स्थली है, भारत मंगल पांडे की स्थली है। तो भारत हमारी भारत माता है, जिसको और जब हम अपने देश को अपने माँ के रूप में मानते हैं तो माँ का आंचल इतना बड़ा होता है कि वह चाहे किसी का भी बेटा हो, वह अपना बेटा मानकर उसको अपने आंचल में समाहित कर लेती है। यही हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की परंपरा रही है। आइए आगे हम जानते हैं कि भारत में शरणार्थी पर क्या कानून है, भारत में शरणार्थियों पर क्या कानून है, उस कानून पर भी हम बात कर लेते हैं। भारत में शरणार्थियों को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया है। भारत को शरणार्थियों के सवाल पर अपने विकल्प खुले रखने की अनुमति दी गई है कि भारत शरणार्थियों पर अपने विकल्प खुला रखा है। सरकार शरणार्थियों के किसी भी समूह को अवैध प्रवासी घोषित कर सकती है। किसको वैध घोषित करना है, किसको अवैध घोषित करना है, यह भारत की सरकार तय करती है। जैसे रोहिंग्या राज्य विहीन इंडो आर्यन जातीय समूह है जो म्यांमार के रखाइन राज्य के हैं। UNHCR सत्यापन के बावजूद सरकार ने उन्हें विदेशी अधिनियम या भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत सरकार ने उन पर प्रतिक्रिया दी है। अब आइए जानते हैं कि शरणार्थी कौन होते हैं और अप्रवासी कौन होते हैं। रिफ्यूजी शरणार्थी बनाम अप्रवासी। हाल के दिनों में पड़ोसी देशों के कई लोग अवैध रूप से भारत में प्रवास किए हैं, जिसका कारण उत्पीड़न नहीं है। भारत में अवैध रूप से अप्रवास कर लिए हैं लेकिन भारत में शरण लिए हैं, तो शरण का क्या कारण हो सकता है, कारणों पर हमने चर्चा किया। अगर उस मूल देश में कोई ऐसी घटनाएं हो, चाहे आंतरिक अशांति हो, वर्ग संघर्ष हो या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यानगत रखते हुए उस देश में वह लोग रहना न चाहते हो तो शरण ले ले। लेकिन यह इन सब मामलों से परे कई लोग अवैध रूप से प्रवास कर रहे हैं, जिन्हें हम अवैध प्रवासी के रूप में जानते हैं। वही कह रहा है कि अवैध रूप से भारत में प्रवास उत्पीड़न के कारण नहीं है, उनकी कुछ अलग स्थितियां हैं, बल्कि भारत में बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में भी कई लोग आते हैं।
समस्या अवैध प्रवासी के बारे में है, शरणार्थियों के बारे में नहीं है, और दोनों एक साथ जुड़ जाती हैं तो स्थितियां कठिन हो जाती हैं। अवैध प्रवासियों की समस्या है भारत में, शरणार्थियों की समस्या नहीं है। भारत तो उनको शरण दिया है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत लेता है, लेकिन जो अवैध रूप से भारत में आकर प्रवास कर रहे हैं, अवैध प्रवासी रह रहे हैं, अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति चिंताजनक है भारत में। आइए अब बात करते हैं कि क्या है भारत में विधायी ढांचे की बात करते हैं तो भारत विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, हिरासत में लेने और उसे निर्वासित करने के लिए जानी जाती है। पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 5 अधिकारी क्या करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत बलपूर्वक एक अवैध विदेशी को हटा सकते हैं। वहीं 1939 का विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम यह कहता है कि जिसके तहत, इस अधिनियम के तहत अर्थात 1939 का विदेशी नागरिक पंजीकरण जो अधिनियम है, इसके तहत दीर्घकालिक वीजा 180 दिनों से अधिक पर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों को 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। वहीं नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर बात करें तो इसने त्याग, समाप्ति और नागरिकता से वंचित करने के प्रावधानित किए गए हैं। अर्थात विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 क्या कहती है, इसके बारे में हमने जाना, साथ ही साथ जाना कि पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 5 क्या कहती है। उसके बाद हमने जाना कि 1939 का जो विदेशी नागरिक पंजीकरण अधिनियम है वह क्या बताता है, और जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 है वह क्या प्रावधानित करता है अप्रवासियों के बारे में। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं, इसको पारित किया गया, बहुत बवाल हुआ, तो इस पर आइए नजर डालते हैं। केवल बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो भारत से सटे हुए हैं, भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, सीमा के पास वाले देश हैं। चूंकि राजनीति शास्त्र की भाषा में उन्हें राज्यों की संज्ञा दी जाती है, देश के रूप में नहीं माना जाता है। देश एक भौगोलिक इकाई है, इसलिए जब हम भूगोल विषय पर बात करते हैं तो किसी राष्ट्र को हम देश के बारे में जानते हैं। वैसे ही जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, यह 3 देश की बात की गई है। वहां के अल्पसंख्यक 6 समुदाय, हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान की जा रही है, और ऐसे 1-2 बार इन देशों से आए हुए प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दे दी गई है। भारत की शरणार्थी नीति क्या कहती है कि 2010 के शुरू में 4 लाख शरणार्थी थे। 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसियम रिफ्यूजी कॉन्फ्रेंस, वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल, 1951 के शरणार्थी समझौते को संशोधित और विस्तारित भारत हस्ताक्षर करता नहीं है। इसमें 1967 का जो के प्रोटोकॉल के अनुसार जो 1951 का जो शरणार्थी समझौता हुआ था उसको संशोधित किया गया था, लेकिन भारत इसमें हस्ताक्षर करता देश नहीं बना है। भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, इसके भी अपने मायने हैं कि अगर कोई समिट होता है, भारत उसका सदस्य होते हुए भी, उसकी नीतियों को मानते हुए भी उसका हस्ताक्षर करता देश क्यों नहीं बना, इसके निम्न कारण दिए गए। कारण क्या दिए गए कि जो शरणार्थी की परिभाषा पर असहमत व्यक्त की गई कि जो इस अधिनियम के द्वारा जो शरणार्थी की परिभाषा दी गई है उस पर भारत अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता है। ये एक कारण है कि भारत ने उस जो अभिसमय था, अभियान था या जो ट्रीटी थी उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। शरणार्थी अभिसमय 1951 के अनुसार जो अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित है लेकिन आर्थिक अधिकारों से नहीं, यदि आर्थिक अधिकारों के उल्लंघन को भी शरणार्थी की परिभाषा में शामिल कर लिया जाए तो यह स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर एक बड़े बोझ का निर्माण करेगा। अब समझिए, अगर आर्थिक स्थिति को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, चूंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, और जो विकसित देश है, दोनों में शरणार्थियों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो जो विकसित देशों ने मिलकर शरणार्थियों के लिए जो नियम कानून बनाया उस पर भारत हस्ताक्षर करता देश नहीं था। तो भारत का यह एक राय था कि उसमें अगर आर्थिक स्थितियों को भी जोड़ दिया जाए तो भारत शरणार्थी अभिसमय पर हस्ताक्षर करने के लिए जरूर राजी हो जाएगा। भारत का यह मानना है कि जो यह अभिसमय बनाया गया, जो यह अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया,
उसमें यूरोप की केंद्रीयता है। भारत मानता है कि शरणार्थी अभिसमन 1951 मुख्यतः यूरोप पर केंद्रित है और यह दक्षिण एशियाई देशों की परवाह नहीं करता है। यह जो पूरा अभिसमय, यह पूरा नियम कानून 1951 में बना दिया गया, यह पूरा यूरोपीय देशों को केंद्र में रखकर बनाया गया है। दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति को, चाहे वो भौगोलिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इसको ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। इसलिए भारत ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर करता देश नहीं बना है। देश की सुरक्षा और घरेलू कानूनों को भी यह प्रभावित करता है। अब आइए बात करते हैं नॉन रिफॉल्मेंट सिद्धांत क्या है। नॉन रिफॉल्मेंट सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। रिफॉल्मेंट सिद्धांत, यह सिद्धांत 1951 के शरणार्थी सम्मेलन और 1967 के प्रोटोकॉल से स्पष्ट रूप से निहित है। दो इससे संबंधित बातें हैं। एक है 1951 का शरणार्थी सम्मेलन, रिफ्यूजी कन्वेंशन, और 1967 का प्रोटोकॉल में स्पष्ट रूप से इस सिद्धांत को इसमें निहित किया गया है, नॉन रिफॉल्मेंट सिद्धांत। अब यह सिद्धांत शरणार्थियों को और शरण चाहने वालों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपाय का प्रावधान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत मतलब नॉन रिफॉल्मेंट सिद्धांत के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जा सकता है जहां उसे उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। कोई भी अगर अपने मूल देश से किसी देश में आ गया तो हमारा नॉन रिफॉल्मेंट का सिद्धांत यह कहता है कि उसको तब तक उस देश के देश में नहीं भेजा जा सकता है जब तक उसे उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह स्थितियां जब सामान्य हो जाएगी तब उसे उसके मूल देश में भेज दिया जाएगा। इसके अलावा भारत का संविधान मनुष्यों के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा का भी सम्मान करता है। हमारा जो संविधान है वह जीवन जीने का अधिकार दिया है, तो यह भी एक मूल कारण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सभी अधिकार नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि विदेशी नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध है। एक यह भी कारण है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था 1996 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का वाद आया था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारत के नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक है अर्थात जो व्यक्ति है उसको भी सम्मान पूर्वक जीने का, समानता का अधिकार और जीवन जीने का अधिकार उपलब्ध है। इसीलिए भारत भी जो शरणार्थी आते हैं उनको इन हमारे संविधान में जो प्रावधान प्रावधानित है उसको ध्यानगत रखते हुए उनको भारत में शरण देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी नॉन रिफॉल्मेंट का अधिकार शामिल है। इसलिए भारत में जो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हैं, अपदस्थ प्रधानमंत्री आई हैं, वहाँ की स्थितियां बद से बदतर हो गई थी, संस्थाओं को जलाया जा रहा था। जो भी वहाँ की राजनीतिक संकट आ गया हो, चाहे उसके पीछे आरक्षण वजह हो या सेंट मार्टिन द्वीप उसकी वजह हो, कोई वजह कोई भी हो, वह शरण ली है। तो भारत उनको जब तक उस देश में उनकी सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती और वह सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तब तक भारत उनको नहीं भेजेगा। यह रहा पूरा मामला। बांग्लादेश में से आई जो हमारे प्रधानमंत्री है उनका शरण वैध है या अवैध है, तो हम देखते हैं कि उनका शरण वैध है। आपको हमारे वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो इल्विन क्लासेस चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।